बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर नंबर 2 था जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी एक्सियम्स और बात की थी डिफरेंट कंडीशंस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। आज उसी लेक्चर की कंटिन्यूएशन है, कुछ टॉपिक्स रह गए थे। लास्ट टाइम हमने अपनी जो बात खत्म की थी वो इस न्यूमेरिकल पे की थी जिसमें हमने मेल एंड फीमेल रेशो निकाली थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम से। मैं स्टार्ट करता हूँ वेन डायग्राम की का बेसिक कॉन्सेप्ट में दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि जो बहुत सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जिनको हम वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसके लिए हम मॉर्गन्स लॉ यूज करते हैं। ठीक है, अब मॉर्गन लॉ जो है वो 2 सेट प्रॉब्लम्स के लिए भी है और 3 सेट प्रॉब्लम्स के लिए भी है। अभी जो सामने आपको वेन डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है, ये जो वेन डायग्राम है ये 2 प्रॉब्लम सेट्स के लिए। ठीक है, 2 सेट है प्रॉब्लम्स के, 2 सेट, सेट ए एंड सेट बी। इसके लिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए हम मॉर्गन्स लॉ यूज करते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ मॉर्गन लॉ फॉर 2 सेट प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो है आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल से शो करते हैं। इस तरह ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यूनिवर्स भी बोलते हैं इसको। अब इसमें 2 सेट्स गिवन है, सेट ए जो आपकी जो इस स्लाइड में लेफ्ट साइड पे है, और सेट बी जो राइट साइड पे। अभी जो मॉर्गन्स लॉ की डिस्कशन करेंगे वो 2 सेट प्रॉब्लम्स के लिए करेंगे। तो जब भी 2 सेट्स होंगे उसके लिए जो मॉर्गन्स लॉ है उसका फॉर्मूला है n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे n का क्या मतलब है? n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब ये कि हमने अगर किसी भी सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं 2 सेट प्रॉब्लम के लिए, तो उसका ये फार्मूला गिवन है। फार्मूला पता होना चाहिए। अब अगर इस गिवन क्या कहते हैं इक्वेशन में ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाए, और ए इंटरसेक्शन बी कब जीरो होता है? ए इंटरसेक्शन बी तब जीरो होता है जब 2 सेट डिसजॉइंट हो। ठीक है, जब ओवरलैप ना करे। अब ये कंडीशन है ओवरलैपिंग कंडीशन, इनमें सेट ए और सेट बी दोनों आपस में ओवरलैप करे, और ये ओवरलैपिंग पोर्शन है। ठीक है, ये पोर्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। अगर 2 डिसजॉइंट सेट है, फॉर एग्जांपल ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए और ये सेट बी, सेट ए। अब ये जो केस है ये कौन सा केस है? ये डिसजॉइंट, these sets आर डिसजॉइंटेड, इनमें ओवरलैपिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो इन इस केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो उस केस में फार्मूला क्या बन जाएगा? ये एन इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन। ठीक है, जब ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी कब होता है जीरो? जब जो सेट्स गिवन है वो क्या हो? डिसजॉइंट हो। ये एक चीज का ख्याल रखना है। और अगर दोनों सेट ओवरलैप कर रहे हैं तो ये फार्मूला यूज होगा जो यहाँ पे मेंशन है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन ए मतलब कि सेट ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एन बी का क्या मतलब है कि सेट जो बी है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट। ठीक है, एन ए यूनियन बी का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोथ इन सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, ए यूनियन बी ऑलरेडी मैं वेन डायग्राम जब बता रहा था उसमें एक्सप्लेन कर चुका था कि एन ए यूनियन बी का क्या मतलब है। ठीक है, ये शेडेड पोर्शन जो है ये ए यूनियन बी का। ठीक है, एन ए यूनियन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ ऑफ दी सेट, आइदर इन ए और बी आर इन बोथ। और ए इंटरसेक्शन बी क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो दोनों सेट्स में कॉमन है ए और बी में। ठीक है, तो उसका शेडेड पोर्शन कौन सा था? ये वाला। तो ये था डी मॉर्गन लॉ फॉर 2 सेट प्रॉब्लम्स। अगर इसकी एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास यही वाला सेट है। सेट ए के अंदर ए बी
एंड सी। सेट बी के अंदर एक्स, वाई और जी एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल एस जो है वो ओवरलैपिंग एलिमेंट। तो जो सेट ए है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए इज इक्वल टू ए, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स इन सेट ए। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे सेट ए में? थ्री। तीन एलिमेंट्स है ना, ए बी एंड सी। ठीक है। सिमिलरली जो सेट बी है उसको मैं कैसे लिखूंगा? बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स एक्स, वाई एंड जी। ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए सेट बी में? थ्री। ठीक है। यानी एन ए मेरे पास आ गया थ्री, एन बी भी आ गया। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी दोनों में क्या चीज ओवरलैप कर रही है? एस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए इंटरसेक्शन बी में? वन। सिर्फ एस हुआ ना, वन। ठीक है। एन ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा? यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। एन ए की जगह क्या पुट कर दूंगा? थ्री प्लस एन बी की जगह थ्री माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी की जगह वन। सो थ्री प्लस थ्री सिक्स माइनस वन फाइव। तो आंसर क्या आएगा एन ए यूनियन बी का? फाइव। यानी जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इन ए यूनियन बी वो कितने हैं? फाइव। तो ये थी एग्जांपल फॉर टू सेट प्रॉब्लम, डी मॉर्गन लॉ फॉर टू सेट प्रॉब्लम। एन ए यूनियन बी का क्या मतलब है कि एलिमेंट्स इन आइदर ए और इन बी और इन बोथ ए एंड बी। ये चीज याद रखनी। तो अगर डिसजॉइंटेड सेट होता तो उसमें क्या था कि उसमें ए इंटरसेक्शन बी जीरो था, क्योंकि ये जो सेट है ये ओवरलैपिंग है, इसमें ये दोनों सेट डिसजॉइंट नहीं है। दैट्स वाई इसमें ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन जीरो नहीं होगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना फॉर टू सेट प्रॉब्लम। ठीक है। अब ये एग्जांपल है जिसका मैंने अभी पीछे बात की। अब इस एग्जांपल में दो सेट्स गिवन है और ये डिसजॉइंटेड नहीं है, ओवरलैपिंग सेट्स। तो फॉर एग्जांपल ये जो राइट साइड पे ये सेट बी है और लेफ्ट साइड पे सेट बी ए है। ये सेट ए, ये सेट बी। रेक्टेंगुलर पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स को। और ये एक्स क्या है? एक्स जो है ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो इसमें मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्योंकि ये दो सेट्स हैं तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ यूज, जो मॉर्गन्स लॉ है वो यूज होगा फॉर टू सेट प्रॉब्लम। सो क्या फॉर्मूला था? एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ए यूनियन बी क्वेश्चन में गिवन है 20, तो इसकी जगह मैंने पुट कर दी 20। एन ऑफ ए क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेट ए में वो ए थ्री प्लस एक्स, क्योंकि एक्स वो पोर्शन है जो दोनों में ओवरलैपिंग है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या होगा? थ्री प्लस। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में क्या होंगे? एक्स प्लस फाइव, फाइव ये और प्लस एक्स, फाइव प्लस एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या है? इंटरसेक्शन बी एक्स है, ये वाला पोर्शन वो किसके इक्वल है? एक्स के। पुट किया, सॉल्व किया और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 12। तो इस क्वेश्चन की डिमांड में पूछा भी जो है ना, एक्स की वैल्यू पूछी गई थी वो थी वो आ गई है 12। इस तरह के प्रॉब्लम जो है ना क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना, ये हम करते हैं मॉर्गन लॉ के। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो पी इंटरसेक्शन क्यू। अब दो सेट्स हैं पी एंड क्यू। मुझे पी यूनियन क्यू गिवन है 100। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पी कितने हैं? 70। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट क्यू 43। हमने यहाँ पे एक्स फाइंड करना है। तो दो सेट्स हैं तो मॉर्गन लॉ फॉर टू सेट प्रॉब्लम्स का जो फॉर्मूला था एन पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू एन पी, ये यूज किया। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी 70, पी यूनियन क्यू गिवन है 100, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट क्यू 43 माइनस पी इंटरसेक्शन क्यू। पी इंटरसेक्शन क्यू किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल। यहाँ एक्स पुट किया और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई बस 30।
सिमिलरली एग्जांपल 3 में उसने जो चीज डिमांड की है एक्स की वैल्यू ही उसने पूछी है। अच्छा, पी यूनियन क्यू, अगर पी यूनियन क्यू क्या है, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये सारा पी यूनियन क्यू है। सो जो बाकी पोर्शन आप ओवरऑल क्या है, ये ओवरऑल चीज क्या है, ये यूनिवर्स है, यूनिवर्सल सेट। अगर ये पी यूनियन क्यू यू माइनस पी यूनियन क्यू कर दूंगा तो क्या मेरे पास बचेगा, पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या है, विच इज नॉट प्रेजेंट इन सेट पी यूनियन क्यू। तो ये बाकी जो पोर्शन बचेगा इसको मैं येलो से हाईलाइट कर देता हूँ, ये बाहर वाला जितना पोर्शन, ये क्या है, पी यूनियन क्यू इन कॉम्प्लीमेंट, ये 5 के इक्वल। और ओवरऑल क्या होगा, ये यू के इक्वल है। तो यू ओवरऑल मुझे गिवन है, मतलब कि अगर इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, यू गिवन है, यू क्या है, ये ओवरऑल सारा रीजन, ये यू है। ठीक है, और ये जो रीजन है ये वाला, दोनों सेट्स, ये क्या है, ए यूनियन बी। अगर सेट को मैं नाम देता हूँ ए और बी, ठीक है, ये यू था, ये अगर सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये पोर्शन क्या है, ए यूनियन। अगर ये मैं निकाल दूं, अगर इस पोर्शन को, ये जो ए यूनियन बी वाला पोर्शन है ये निकाल दो, ठीक है, जो बाहर वाला पोर्शन बचेगा, ये जो ग्रीन से मैं शेड कर रहा हूं, ये क्या होगा, ये होगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब इसको देखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मुझे गिवन क्या है, मुझे यू गिवन है, यूनिवर्स गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है। यूनिवर्सल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने गिवन है, 25। मतलब ये कि टोटल जो एलिमेंट्स है ना इसके अंदर वो है 25, ये गिवन है ये। उसके बाद पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट गिवन है, मतलब ये पी यूनियन क्यू इसको रिमूव कर दो तो जो बाकी एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचेंगे वो गिवन है, वो 5 ऐसे ही है। उसको रिमूव कर दो तो ये 5 के एलिमेंट्स बचेंगे। सो पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट गिवन है 5। फाइंड क्या करना है, एक्स। ठीक है, ये एक्स जो मिसिंग है ये फाइंड करना है। अच्छा, अब दो सेट, बेसिकली ये कौन सा केस है, ये केस है मॉर्गन लॉ फॉर टू सेट प्रॉब्लम। तो उसका जो उसकी इक्वेशन थी, n इंटू पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ क्यू माइनस पी इंटरसेक्शन क्यू। अब क्योंकि मुझे एन ऑफ पी गिवन है, एन ऑफ पी क्या है, ये एक्स प्लस 4। ठीक है, वो जो आपस में इंटरसेक्शन ओवरलैपिंग पोर्शन है उसको भी ऐड करना है। एक्स पोर्शन तो पी का है, लेकिन 4 जो अलग से लिखा हुआ है वो इसलिए अलग लिखा हुआ है क्योंकि वो पी और क्यू दोनों में ओवरलैप कर रहा है। सो पी क्या होगा, एक्स प्लस 4। एन ऑफ क्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट क्यू, वो कितने गिवन है, 7 प्लस 4 11। ठीक है, ये 7 ये प्लस 4 ये, क्योंकि ये 4 भी पार्ट है सेट क्यू का, 7 प्लस 4 11। ये चीज एक्स हमने फाइंड करनी है, माइनस एन इंटू पी इंटरसेक्शन क्यू। पी इंटरसेक्शन क्यू क्या है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है वो कितने कॉमन है, ये 4 एलिमेंट्स कॉमन है, तो इसकी जगह 4 पुट कर दें। अब पी यूनियन क्यू कैसे फाइंड किया जाए, मुझे तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट गिवन। तो सिंपल है, पहले भी इस चीज के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यूनिवर्सल सेट में से जब भी आप पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट माइनस करोगे तो वो पी यूनियन क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल जो सेट था मेरे पास उसमें से माइनस करना है क्या, पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे गिवन है 25। तो 25 में से मैं माइनस क्या करूंगा, ये 5, पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट 5 माइनस करूंगा मेरे पास 20 आ जाएगा। सो एन पी यूनियन क्यू मेरे पास यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट गिवन था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पे जो मेरे पास फार्मूला है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी यूनियन क्यू रिक्वायर्ड। सो 25 माइनस 5, ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसको ध्यान में रखना।
ये दोबारा मैं एक दफा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये यूनिवर्सल सेट है ओवरऑल, सेट ए सेट बी। लेट्स सपोज ये जो शेडेड पोर्शन है ना ओवरऑल, इस पूरे रीजन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो थे वो थे 25, जो कि गिवन है क्वेश्चन यू। सिमिलरली दूसरी चीज क्या गिवन थी, दूसरी चीज मुझे ये गिवन थी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं ए यूनियन बी ये पोर्शन रिमूव कर दूं, ये ग्रीन वाला, बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं इसके एलिमेंट्स को रिमूव कर दूं, बाकी ये जो येलो ग्रीन जो शेडेड पोर्शन है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को। लेकिन मुझे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बताना है, क्या है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या है ये ग्रीन शेडेड जो पोर्शन है, ठीक है, ओवरऑल में से ये ग्रीन वाला जो शेडेड पोर्शन है इसको रिमूव कर दूं तो ये जो येलो पोर्शन बचता है ये बच गया, ठीक है। तो ये येलोइश पोर्शन है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 है, ठीक है। तो ये क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एन, एन मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। टोटल एलिमेंट्स 5 थे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, टोटल एलिमेंट्स जो यूनिवर्स में थे 25 थे, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 5 है। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, 25 में से ये 5 माइनस करूंगा तो ये जो ग्रीन शेडेड पोर्शन है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाए। तो दैट्स वाई जो पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है यूनिवर्सल सेट में से वो माइनस करूंगा तो मेरे पास पी यूनियन क्यू में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये चीज जो है ना इसको देखना है कि इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसमें पी यूनियन क्यू गिवन है या पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट गिवन है। आपने यूनिवर्सल सेट जो यू है उसमें से माइनस करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, तब आपके पास पी यूनियन क्यू है। तो ये थी एग्जाम्पल 3। सिमिलरली अगर 3 सेट प्रॉब्लम्स हो, ये तो दिस फार्मूला इज जस्ट यूज फॉर Morgan's law for 2 set problem, and if number of sets which are given in questions are 3, तो फार्मूला जो है ना वो चेंज होगा, उसमें जो है ना फार्मूला क्या यूज होगा, ये जो है ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि अब नंबर ऑफ जो सेट्स हैं वो 3 है, तो अब ए यूनियन बी की बजाय ए यूनियन बी यूनियन सी करूंगा मैं। तो उसका फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ये ओवरऑल इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये जो शेडेड रेड शेडेड पोर्शन तीनों सेट के अंदर, वो होगा एन ऑफ ए, जिसका वहां पे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी था, अभी यहाँ पे क्या होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी माइनस, अब इसमें से माइनस क्या करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में जो कॉमन पोर्शन है वो ये है, ये जो, ठीक है, ये माइनस करूंगा। देन माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी, ये सेट ए है ये सेट सी है, ए और सी में जो कॉमन पोर्शन विच इज प्रेजेंट इन बोथ सेट ए एंड बी, ये वाला पोर्शन माइनस करूंगा। फिर माइनस करूंगा तीसरा कौन सा बच गया सेट, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में से जो बी, अच्छा ए इंटरसेक्शन सी का ये कॉमन पोर्शन था, वो गलती से मैंने शेड कर दिया था, ये वाला कॉमन पोर्शन है ए इंटरसेक्शन सी का, इसे माइनस करूंगा इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। देन माइनस करूंगा बी इंटरसेक्शन सी, जो बी और सी सेट्स में कॉमन पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन है, इसको माइनस करूंगा। देन ऐड करूंगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन, ए बी और सी में कौन सा कॉमन पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कॉमन है जस्ट। 3 सेट प्रॉब्लम के लिए आपने ये वाला जो है ना फॉर्मूला याद करना है, मॉर्गन्स लॉ फॉर 3 सेट प्रॉब्लम। और इसमें भी अगर ये तो क्योंकि ओवरलैपिंग कंडीशन है, अगर
तीनों सेट जो है वो डिसजॉइंट है, यानी तीनों सेट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट है। ए ये है, सेट बी ये है और सेट सी ये है। इस केस में क्या होगा, ये बाकी सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी कोई कॉमन ही नहीं है इसमें चीज, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, जीरो। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में भी कोई ओवरलैपिंग कंडीशन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन सी भी जीरो हो गया। देन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी भी आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे, तो ये पोर्शन भी जीरो हो गया। ठीक है, और क्योंकि तीनों ओवरलैप नहीं कर रहे, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी जीरो हो गया। तो उस केस में जब सेट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या डिसजॉइंट है, उस केस में फार्मूला क्या बन जाएगा, ये जस्ट ये वाला पोर्शन, और नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये फॉर दो सेट जो ओवरलैप कर रहे हैं उनके लिए। अगर सेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या डिसजॉइंट है, तो उस केस में ये वाला बाकी फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये एक चीज इसका ध्यान रखना। सिमिलरली इसका भी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसी तरह होगा कि आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगी और आपने जिस ये फार्मूला यूज करके आपको पता होना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी में ओवरलैपिंग पोर्शन कौन सा है, यानी कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन है। ठीक है, अगर ये आपको वेन डायग्राम समझ है, इसकी सही समझ है, तो फिर इस न्यूमेरिकल में कोई मसला नहीं है। आसान सा न्यूमेरिकल है। अगर अभी भी ये नहीं पता चल रहा कि ए और बी में ओवरलैपिंग पोर्शन का मतलब क्या है, तो फिर इस चीज को दोबारा जाके पिछला पहले रिकॉर्डिंग लेक्चर सुनना है, फिर इस लेक्चर पे वापस आना। तो सिमिलरली सर तीन एग्जांपल्स की हैं टू सेट प्रॉब्लम की, इसकी भी जो है ना एग्जांपल उसी तरह है, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो फार्मूला यूज होना है वो थ्री सेट प्रॉब्लम का यूज होना है, उसमें टू सेट प्रॉब्लम का यूज होना है। अच्छा, ये जो चीज़ प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं एक दफ़ा आगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, इसके अलावा जो डिस्कशन करनी है, तो दोबारा एक दफ़ा इस चीज़ को जो है ना बता रहा हूँ मैं, ताकि नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम ना हो। यूनियन का मैं बता चुका था जब दो सेट्स का यूनियन मैंने पढ़ाया था। तो यूनियन ए यूनियन बी जो है ना, ए और बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, एक ही चीज़ है। ए और बी आर बोथ, इसका मतलब है कि यूनियन के बारे में इंफॉर्मेशन जो है ना डिमांड कर रहा है क्वेश्चन में। और अगर इंटरसेक्शन में या तो गिवन होगा इंटरसेक्शन बी या फिर ए एंड बी। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या है कि विच इज कॉमन इन बोथ सेट ए एंड बी, तो ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर कहीं पे मेंशन्ड है कि ए एंड बी, तो इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। और अगर कहीं पे है ए और बी या आर इन बोथ, क्या मतलब है इसका कि जो इंफॉर्मेशन जो पूछी जा रही है वो आइदर ए के बारे में पूछा जा रहा है या आइदर बी या बोथ। तो ए और बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, और ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज़ जो है इस चीज़ पे कमांड होनी चाहिए कि क्वेश्चन में अगर अ, ये चीज़ जो है अगर ए यूनियन बी की बजाय ए और बी मेंशन्ड हो, तो इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन जो पूछी जा रही है वो दोनों सेट्स का यूनियन पूछा जा रहा है। और अगर ए एंड बी है, तो इसका मतलब ये है कि क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट ए एंड बी। अब ये वेन डायग्राम जो है, ये पहली जो डायग्राम है ये है ए एंड बी की, के एलिमेंट्स इन सेट ए एंड एलिमेंट्स इन सेट बी। दूसरी जो डायग्राम है ये इंटरसेक्शन बी की। ठीक है, ये जो ब्लू शेडेड पोर्शन है ये क्या शो कर रहा है कि ये ए और बी में जो कॉमन है, ए एंड बी एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी। और ये जो डायग्राम है थर्ड, ये क्या बता रही है, ए यूनियन बी। ठीक है, कि आइदर ए और बी आर बोथ। और ये जो फोर्थ डायग्राम है, ये कौन सी डायग्राम है, डिसजॉइंट। जो इवेंट्स हैं आपस में डिसजॉइंटेड इवेंट्स हैं, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ओवरलैपिंग कंडीशन नहीं है दोनों। ठीक है, अगर ये ओवरलैप कर, ये जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ये भी ओवरलैपिंग सेट है, ये भी ओवरलैपिंग सेट है। जो फोर्थ कंडीशन है ये वाली, ये ओवरलैपिंग कंडीशन नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन है। मतलब बोथ सेट्स ए एंड बी बोथ आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो लिंग्विस्टिकली जो इवेंट की लैंग्वेज है उसमें ए का क्या मतलब है, अगर कहीं पे सेट
एक दो डिफरेंट सेट्स गिवन है। ए का मतलब है कि ए अकर्स, ए हैपन्स। ए सी क्या है, मैंने बताया था जो कॉम्प्लीमेंट को लिखने का तरीका है वो एक के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का सिंबल डाल दो या ए के जो सुपर स्क्रिप्ट में ना सी ऐड कर दो, तो ये एक ही बात है, ए सी या ए कॉम्प्लीमेंट, ये नोटेशन है। या फिर इस तरह, ये दोनों एक ही चीज है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए डज नॉट अकर, जैसे वो ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये अंदर एक सेट ए है, ठीक है, तो ये शेडिड पोर्शन जो है ये ए वाला, ये क्या बता रहा है, ए है, ए, ठीक है। तो इसके बाहर जो पोर्शन है, अगर इस सेट ए को मैं निकाल दूं इस यूनिवर्स में से, तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये ग्रीन वाला जो शेडेड पोर्शन है, ये वाला, ये किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये दे रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, ए डज नॉट अकर। इसका मतलब ये है कि ए को रिमूव कर दिया ना उस यूनिवर्स में से, तो ए जो है इवेंट इट डज नॉट अकर। ए यूनियन बी का क्या मतलब है, आइदर ए और बी आर बोथ अकर। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, बोथ ए एंड बी, मतलब जो दोनों में कॉमन थे, सो बोथ ए एंड बी अकर। ये जो इवेंट लैंग्वेज है इसके बारे में पता होना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब अगर कहीं क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो वो एलिमेंट्स फाइंड करो विच आर प्रेजेंट इन बोथ सेट ए एंड बी, इसका मतलब क्या है कि इंटरसेक्शन बी डिमांडेड है उस क्वेश्चन में। अगर ये पूछा गया है कि विच अकर्स इन आइदर सेट ए और बी आर इन बोथ, इसका मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है वो ए यूनियन बी के बारे में पूछा जा रहा है। अगर ये पूछा जाता है कि लास्ट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, उसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, मतलब कि वो एलिमेंट्स बताओ विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, उस सेट के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, उसके कॉम्प्लीमेंट के बारे में रिक्वायर्ड है कि जो चीज़ उस सेट में प्रेजेंट नहीं है, यूनिवर्सल सेट में से वो माइनस कर दोगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो जो सेट ए है प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट, इनको ऐड करो तो आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स के इक्वल आएगा, ठीक है। ये ए क्या था, ये जो येलो शेडेड पोर्शन, ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, ये ग्रीन जो शेडेड पोर्शन है, इन दोनों को जब आपस में ऐड कर दोगे तो ओवरऑल जो है वो जो है ना यूनिवर्स आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस ए सी इज इक्वल टू यू, अगर यहाँ से ए सी निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या करोगे, यू माइनस ए कर, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी है तो उसमें से आप माइनस कर दो। अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो ए सी उस साइड पे चला जाएगा, यू माइनस ए सी हो जाएगा। अच्छा, अब जो सेट थ्योरी है इसी की एप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी में, अभी जो मॉर्गन्स लॉ हमने अभी डिस्कस किया है, वो मॉर्गन लॉ क्या था, ये यहाँ पे ये जो है इसको रेक्टिफाई कर लेना, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज ए यूनियन बी, नॉट ए बाय बी। ये है मॉर्गन लॉ फॉर टू सेट प्रॉब्लम, क्या था, ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस, यहाँ पे आएगा ए इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इसी पूरी इक्वेशन को मैं जब एन ऑफ यू से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास क्या थी, मॉर्गन लॉ क्या था फॉर टू सेट प्रॉब्लम, एन ऑफ ए यूनियन बी is equal to number of elements in set A plus number of elements in set B minus number of elements which are present in set A and both of them. अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड करूं
एन ऑफ यू से। एन ऑफ यू क्या क्या चीज है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्स, इन दिस यूनिवर्सल सेट, वो जो रेक्टेंगुलर पोर्शन, एन ऑफ यू, एन ऑफ यू, एन ऑफ यू। ठीक है, तो ये चीज क्या बन जाएगी? ये प्रोबेबिलिटी है बेसिकली। प्रोबेबिलिटी क्या थी? जो प्रोबेबिलिटी बताया था कि नंबर ऑफ वेज इन विच एन इवेंट कैन अकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। एन ऑफ यू क्या है? ऑल द पॉसिबल आउटकम्स जो है वो क्या बता रहा है? एन ऑफ यू बता रहा है। तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी है। तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। तो इसका मतलब ये हुआ पी ए यूनियन बी किसके इक्वल है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A union B divided by number of elements in the universe, in the universal set N U. Similarly, ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये P of A के इक्वल आ जाएगा, प्लस ये किस चीज के इक्वल आ जाएगा? ये P of B के इक्वल आ जाएगा, माइनस ये किस चीज के इक्वल आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा P of A इंटरसेक्शन। ठीक है। सिमिलरली थ्री सेट जो प्रॉब्लम है उसके लिए भी आप यही करोगे। आप क्या करोगे? तो जो मॉर्गन्स लॉ की इक्वेशन थी फॉर थ्री सेट प्रॉब्लम, उसको डिवाइड कर दोगे एन ऑफ यू से। जब आप उसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो है फाइनल इक्वेशन में लिख देता हूँ, तो वही चीज सिंपल ये है कि वो एन जो है रिप्लेस हो जाएगा पी से, याद करने के लिए। यहाँ पे एन आ रहा था वो इक्वल हो जाएगा पी के। सो थ्री सेट प्रॉब्लम के लिए क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी, ये इक्वल होगी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ A intersection C minus P of B intersection C plus P of A intersection B intersection C। ठीक है, ये जो इक्वेशन लिख दी मैंने ये वाली है फॉर थ्री सेट प्रॉब्लम। तो ये जो ऊपर लिखी हुई है ये है और टू सेट प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब ये क्या किया है कि जो सेट थ्योरी थी उस मॉर्गन लॉ की जो एप्लीकेशन है वो प्रोबेबिलिटी में हमने देख लिया क्या। तो ये याद रखनी है दोनों इक्वेशन। सिमिलरली एक और चीज, जैसे मैंने बताया था कि सेट ए और उसका कॉम्प्लीमेंट उसको ऐड करवाओगे तो वो किसके इक्वल आएगा? यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। सिमिलरली जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट, वो किसके इक्वल आएगा? एन यू के इक्वल आएगा। ठीक है, ये भी याद रखना। सिमिलरली इसको भी जब आप डिवाइड करते हो इस पूरी इक्वेशन को एन ऑफ यू से, ठीक है, तो ये क्या है? ये पी ऑफ ए के इक्वल। ये किसके इक्वल है? पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। और ये आपस में कैंसिल आउट हो गया तो इक्वल टू वन। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन किसके इक्वल आएगी? ये याद रखनी है, पी ऑफ ए प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन और एन ऑफ ए प्लस एन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन ऑफ यू। तो ये एक इक्वेशन, ये वाली भी याद रखनी है। अब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये मतलब क्या है? ये एक सेट है ए, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5। लेट्स सपोज ये ओवरऑल यूनिवर्सल सेट है और ये जो एलिमेंट्स हैं ये 6। इसका मतलब ये है कि ए जो गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए वो कितने हैं? 5। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए
अगर इसको एक सेट को निकाल दूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, एन यू, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस यूनिवर्स। ठीक है, इन दिस यूनिवर्सल सेट। तो ये क्या हो जाएगा, एन यू क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी 5 + 6, 11 एलिमेंट्स जो है टोटल इस यूनिवर्सल सेट में है। ठीक है, तो ये था एन ऑफ 5 + 6। अच्छा, ये 6 जो है सेट नहीं है, ये जस्ट वैसे ही मैंने इसको सर्कल कर दिया। ये 6 यूं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स शो कर रहे हैं विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। ठीक है, जो एलिमेंट्स सेट ए में है वो 5 है, एंड विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए वो 6 है। इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस यूनिवर्सल सेट जो है वो आपके पास आ जाएंगे, वो 11 बनते हैं टोटल। ठीक है, ये वही चीज़ लिखी हुई है। तो ये इसको काइंडली रेक्टिफाई कर लेना, ये वाई नहीं है, यहाँ पे यूनियन आएगा। और ये जो एंड पे है ये आई नहीं है, यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, इस जगह पे यूनियन और इस जगह पे इंटरसेक्शन आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे यूनियन। यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब पी ऑफ ए यूनियन बी का क्या मतलब है? ए यूनियन बी का मतलब है ए हैपन्स, जिस तरह क्या था एन ए यूनियन बी में, आइदर ए और बी आर बोथ। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आइदर ए बी आर बोथ। पी ऑफ ए यूनियन बी का क्या मतलब है कि ए हैपन्स और इवन बी हैपन्स और बोथ हैपन्स एट सेम टाइम। ठीक है, अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी को डील कर रहा हूँ तो यहाँ पे इवेंट्स आएंगे। सो ए यूनियन बी का मतलब ये है कि A happens or B happens or both occurs at the same time। इसके अलावा P of A का क्या मतलब है कि A happens, P B का क्या मतलब है कि B will occur, और P A इंटरसेक्शन B का क्या मतलब है, both, क्योंकि इंटरसेक्शन मैंने बताया था, इंटरसेक्शन की जो इवेंट लैंग्वेज है वो क्या है, both A and B। सो इसका मतलब ये है कि A इंटरसेक्शन B का मतलब ये है P of A इंटरसेक्शन B, कि both A and B happens at the same time। तो वही बात कि जो स्पेशल केस होता है, अगर दोनों इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, तो उस केस में क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाएगा। तो आपके पास ये जो इक्वेशन थी, तो उसमें से ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये किसके इक्वल आएगी, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ठीक है, वो वही बात कर रहा है कि जो सेट थ्योरी की एप्लीकेशन है प्रोबेबिलिटी में फॉर 3 सेट प्रॉब्लम्स, वो सेम उसी तरीके से करेंगे। तो वो मैंने आपको बता भी दिया है कि उस केस में रिलेशन क्या बनता है। ठीक है, ये पी ए, यहाँ पे वाई नहीं, पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी। ये जो है ना रेक्टिफाइड इक्वेशन, मैंने आपको वो भी वाइट बोर्ड पे करके बता दिया, ये वही चीज़ है। तो इसमें भी जब दो तीनों जो सेट्स हैं वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, यानी डिसजॉइंट होंगे, तो ये वाला बाकी सब फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल आएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने जो है ना, ये यहाँ पे आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे आएगा पी ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे आएगा बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे क्या आएगा, बी ए यूनियन बी यूनियन सी। सिमिलरली यहाँ पे भी ए यूनियन बी यूनियन सी।
ये चीज़ भी मैंने अभी वाइट बोर्ड पे करके बताई है कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, एन ऑफ यू के इक्वल होता है। इसको भी जब आप एन यू से डिवाइड करोगे तो ये इस चीज़ के ऊपर आ जाए। और ये चीज़ याद रखनी है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो इक्वल टू 1 होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या है, दो इवेंट तब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जब एक इवेंट, मतलब व्हेन वन इवेंट अकर्स द अदर इवेंट कैन नॉट अकर। जैसे कि एक कॉइन है, उसको टॉस किया, ठीक है, आउटकम क्या आ सकती है, हेड या टेल। ठीक है, अगर हेड आई है तो इसका मतलब हेड का कॉम्प्लीमेंट क्या है, टेल। कि अगर हेड आया तो टेल नहीं आ सकती, कोई एक सिचुएशन अराइज हो सकती है। सो जब भी कॉइन को टॉस करोगे आउटकम्स तो दो आ सकती हैं, हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है, लेकिन अगर हेड आ गया तो इसका मतलब टेल नहीं आ सकती थी। या इसको इस तरह देख लो कि अगर एक दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, मैं कहता हूँ इट रेन्ड ऑन मंडे, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है इट डज नॉट रेन ऑन मंडे, ये दोनों आपस में जो है ना, ये आपस में क्या कहते हैं, लिंक नहीं कर रहे, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। तो सिमिलरली क्या नाम है, अगर बारिश हो रही है तो दूसरा इवेंट क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री है कि बारिश नहीं हो रही। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ये होते हैं कि जब भी दो इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक इवेंट अगर अकर हो रहा है तो दूसरा उस टाइम पे नहीं हो सकता। जैसे कि एक दिन अगर बारिश हो रही है, मंडे को मैं कहता हूँ बारिश हो रही है, तो इसका मतलब है बारिश जो है ना, दूसरा जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो इवेंट है, इस इवेंट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो नहीं हो सकता, क्योंकि बारिश हो रही है। अगर मैं ये कहूँ कि बारिश हो रही है मंडे को और बारिश नहीं हो रही मंडे को, ठीक है, तो ये आपस में जो है ना इंडिपेंडेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के याद रखना हमेशा दो आउटकम्स होते हैं, या वो चीज़ होती है या नहीं होती। ठीक है, जिस तरह अब कॉइन को मैंने टॉस किया है तो उसके दो आउटकम्स हैं, हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन अगर एक डाइस को मैं रोल करता हूँ, उसके जो आउटकम्स है वो दो नहीं हो सकते, वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, फाइव भी आ सकता है, सिक्स, तो वो इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ठीक है, जब दो आउटकम्स होगी तब वो इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। लेकिन हेड वाले की जब एक डाइस को मैं रोल करता हूँ, उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कब हो सकता है, उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इस तरह हो सकता है कि मैं कहता हूँ मैंने एक डाइस को रोल किया है और क्या प्रोबेबिलिटी है 5 या उससे ग्रेटर नंबर आने की, और दूसरी साइड पे मैं कहता हूँ कि 4 और उससे लेस नंबर आने की। ठीक है, तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है कि 5 और ग्रेटर के प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और ग्रेटर नंबर, यानी या 5 आएगा या 6 आएगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और स्मॉलर नंबर। तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन और एनी नंबर, तो वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं ये कह रहा हूँ कि वन और एनी नंबर, इस केस में आउटकम दो नहीं आएंगे, इस केस में छह आउटकम्स आएंगे, वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, फाइव भी आ सकता है, सिक्स भी आ सकता है। लेकिन जब मैं इस क्वेश्चन को इस तरह लिखता हूँ कि मैंने एक डाई को रोल किया, फिर डाई को रोल किया, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5 आर ग्रेटर, और या इसको मैं इस तरह भी कर सकता हूँ ना, मतलब मेरा क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 आर ग्रेटर, ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 4 आर स्मॉलर। ठीक है, 5 और ग्रेटर, 5 और 6, और 4 आर स्मॉलर मीन 1 2 3 4। अगर 5 और 6 आएगा इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 जो है वो नहीं आ सकता, क्योंकि मैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। अगर मैं देख रहा हूँ कि 1 2 3 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी 4 और स्मॉलर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 5 और 6 वाला जो इवेंट है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। सिमिलरली गेटिंग अ जॉब और नॉट गेटिंग अ जॉब, ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। इट विल रेन और इट विल नॉट रेन, ये भी आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो बस ये एक चीज याद रखनी है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में आउटकम हमेशा दो होते हैं। ठीक है, जिसका कॉइन टास्क, कॉइन वाला जो केस है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है दोनों, या हेड आएगा या फिर टेल आएगी, क्योंकि उसके आउटकम्स दो हैं। लेकिन अगर खाली मैं डाइस को रोल कर रहा हूँ और मैं ये कहता हूँ कि व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग नंबर वन आर ग्रेट, वन आर एनी नंबर, ठीक है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, क्योंकि वन और एनी नंबर डाइस के छह आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में जो है मेरे आउटकम छह हो गए, तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स नहीं है। तो किस सूरत में वो कॉम्प्लीमेंट्री बन सकते हैं वो मैंने बता दिया है, कि या मैं इस तरह कहूँ कि
what is by rolling a die what is the probability of getting even numbers. ठीक है, इवन नंबर्स क्या है 2 4 6, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या है 1 3 एंड 5। ठीक है, तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है कि इवन नंबर का इवेंट और ऑड नंबर का इवेंट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि अब दो आउटकम्स हैं, या तो इवन या फिर ऑड। उस सूरत में क्या था, उस सूरत में कोई भी नंबर आ सकता था, आउटकम 6 थे। तो ये एक चीज़ याद रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स जो होते हैं वो उनके आउटकम्स दो ही होते हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होती है। कैसे 1 हो सकती है, मैं कहता हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/6। तीन इवन नंबर है ना, 2 4 एंड 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज इक्वल टू 3/6। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग odd number, so probability of getting odd number is also 3/6, so 3/6 plus 3/6 is equal to 1। तो जब भी आप कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को आपस में ऐड अप करोगे तो उनकी उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, सम जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल टू 1 आएगा। सिमिलरली कॉइन को टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या था टेल, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, तो इसका सम भी इक्वल टू 1 आएगा। ये अभी तक जो अभी हमने पीछे फार्मूलाए डिस्कस किए हैं उनके बारे में, अब ये जो था प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट। तो ये वही अभी तक ये सारे फार्मूला वही हैं जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, ये उनकी समरी है। एक एग्जांपल है डिसजॉइंट इवेंट्स की है, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की एग्जांपल है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या कि सेट्स जो हैं आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे। ठीक है, दो सेट्स जब आपस में ओवरलैप, बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ध्यान में रहे, ये ए और बी सेट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ओवरलैप नहीं कर रहे, तो ये एग्जांपल उसकी है। तो मिस्टर एक्स, मैं कहता हूँ जी आप में से एक लड़का है, लेट्स वो समद है, मिस्टर एक्स एस्टिमेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज गेटिंग ग्रेड्स ए टू एफ आर एज फॉलोज। ये सब्जेक्ट पढ़ रहा है जी समद प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। समद ने ये एस्टिमेट लगाया कि मेरा ए माइनर ग्रेड आने का की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.28 है, मतलब प्रोबेबिलिटी 0.28 है, इसका मतलब चांस कितना है 28%। मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के दरमियान इंक्लूसिवली, दोनों 0 और 1 इंक्लूसिव होते हैं, इसमें के दरमियान रेंज होती है। अगर इसी चीज़ को मैं परसेंटेज में अगर मैं लूँ तो वो चांस बन जाता है दोनों चांस और प्रोबेबिलिटी आर सेम थिंग्स, बट उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं चांस से जो है ना रिप्रेजेंट करता हूँ। समझ ने ये एस्टिमेट किया कि ए माइनर ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.28 है, मतलब चांस कितना है 28% उसको चांस है कि ए माइनर आएगा। बी माइनर ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.41 है, यानी 41% उसका को लग रहा है कि चांसेस है मेरा ग्रेड जो है बी माइनर आएगा। सी माइनर आने की 0.18 प्रोबेबिलिटी, यानी 18% चांस है सी माइनर आने का। सिमिलरली डी माइनर आने का 0.12 है, एंड एफ आने का जो है उसका चांस जो है वो 0.01% है, 1% है। तो ये इनको ऐड करो तो इक्वल टू 1 ही आएगा, यानी उसने डिफरेंट जो है प्रोबेबिलिटीज को एस्टिमेट किया। अब फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन ए जो उसका पार्ट ए है क्वेश्चन 1 का, वो क्या डिमांड कर रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स आइदर ए और बी। मैंने बताया था इवेंट लैंग्वेज में जब भी ए और बी आ जाए तो इसका मतलब क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन में ए यूनियन बी डिमांड कर रहा है। ठीक है, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स आइदर ए एंड बी, ए और बी। अभी मैंने जब मॉर्गन्स लॉ पढ़ाया था तो उस सेट थ्योरी को प्रोबेबिलिटी में कैसे हमने कन्वर्ट किया था, वो जो मॉर्गन लॉ की इक्वेशन थी उसको हमने किस पे डिवाइड कर दिया था, एन ऑफ यू पे डिवाइड कर दिया था। तो हमारे पास एक जो है प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन बन गई थी। अब मेरे पास जो है ना
उसने जो क्वेश्चन में डिमांड किया है वो उसने ग्रेड ए और बी का बताया, कि उसने पूछा है कि ग्रेड ए और बी लेने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी टू सेट थ्योरी का ये प्रॉब्लम है। ठीक है, दो चीज़ें वो पूछ रहा है, ए और बी। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये है कि मैंने क्या फाइंड करना है, पी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ये चीज़ डिमांड कर रहा है, पी ए आर बी, यानी पी ए यूनियन बी डिमांड कर रहा है। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब क्योंकि इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब ये कि जो थर्ड इसका पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, ये जीरो होगा। ठीक है, ये सिर्फ ओवरलैपिंग के केस में, जब दो सेट्स आपस में ओवरलैप कर रहे हो उस सूरत में ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ली जाती है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो जीरो होता है। तो इंटरसेक्शन बी जीरो हो गया, तो सिंपल मैंने क्या फाइंड करना है, पे पी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, यानी कि ए हैपन्स और बी हैपन्स और बोथ, तो उसने यही पूछा है आइदर ए और बी, यानी पी ऑफ ए यूनियन बी वो पूछ रहा है मुझसे। तो वो किसके इक्वल होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी के। जस्ट दोनों प्रोबेबिलिटीज को, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देना है। पी ऑफ ए क्वेश्चन में गिवन था 0.28 प्लस पी ऑफ बी भी गिवन था 0.41। ठीक है, सो 0.28 प्लस 0.41, तो ये कितना आंसर आ गया, 0.69, यानी कि 69% चांस है दैट ही गेट्स आइदर ए और बी ग्रेड। ठीक है, वो पहले मैं वो ग्रेड्स को जो है ना, ए माइनर और बी माइनर बोल गया था, वो ए बी सी डी है। ठीक है, ये आगे जो डैश है वो उसको सेपरेट कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी से, वो माइनर नहीं है। ठीक है, ये ग्रेड ए है, ये ग्रेड बी है, ये ग्रेड सी है, ये ग्रेड डी और ये ग्रेड एफ है। वो आगे जो डैश लगी हुई है वो माइनर नहीं है, वो जस्ट उसकी प्रोबेबिलिटी को उसे सेपरेट करने के लिए उसने यूज़ किया। तो उसने पूछा भी यही है कि ग्रेड ए या बी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सिंपल फार्मूला यूज़ किया तो 0.69 प्रोबेबिलिटी, यानी 69% चांस है। अगर मैं यहाँ पे कहता कि फाइंड द चांस दैट ही गेट्स, तो तब आप परसेंटेज में लिखते। अगर प्रोबेबिलिटी पूछा है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसको उसी रेंज में रखना है, 0 से 1 के दरमियान होती है, तो 0.69। सेकेंड पार्ट में उसने क्या डिमांड किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही डज नॉट गेट ए आर बी, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है वो। मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट के दो आउटकम्स होते हैं, या वो चीज़ होगी या वो चीज़, मतलब वो चीज़ हो रही है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो चीज़ नहीं हो रही। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के पार्ट में उसने पूछा कि दैट ही गेट्स ए और बी, अब दूसरे में पूछ रहा है दैट ही डज नॉट गेट ए और बी, यानी उसी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। तो अब मेरे पास कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या था, कि मैंने बताया था कि लेट्स सपोज मैं पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है मैंने, अभी एक सेट की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता था, 1 में से माइनस कर देता था पी ऑफ ए को, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी अकरेंस की है उसको माइनस कर देता था। अब यहाँ पे दो क्योंकि सेट है, तो यहाँ पे क्या होगा, पी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यही चीज़ वो डिमांड कर रहा है मुझसे। तो मैं 1 में से माइनस कर दूंगा जो प्रोबेबिलिटी आई है ग्रेड लेने की, आइदर ए आर बी। ठीक है, सिंपल 1 में से उस चीज़ को माइनस कर देना। ठीक है, तो 1 में से जब मैंने ये 0.69 माइनस किया तो 0.31 मेरे पास आंसर आ गया। तो वैसे भी लॉजिकली भी तो यही बनता है ना कि ए या बी ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी है 0.69, मतलब 69% चांसेस हैं कि ए या बी ग्रेड आएगा, तो फिर 31% चांसेस है कि ए और बी ग्रेड नहीं आएगा। तो वैसे भी लॉजिकली भी यही चीज़ है कि अगर 69% प्रोबेबिलिटी है कि, सिंपल वे में अगर बताऊं, 69% प्रोबेबिलिटी है बारिश होने की, तो इसका मतलब ये है कि 31% चांस है बारिश ना होने का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0.69 है बारिश होने की, तो 0.31 प्रोबेबिलिटी है बारिश ना होने की। सिमिलरली ग्रेड ए या बी आने की प्रोबेबिलिटी है 0.69, यानी 69% उसको श्योर है कि उसका ग्रेड जो है वो ए या बी आएगा। चांस, श्योर नहीं, श्योर का वर्ड गलत यूज कर दिया, चांसेस ग्रेड ए या बी आने के 69% है, तो ग्रेड ए और बी ना आने के चांसेस कितने होंगे, 31% होंगे। ठीक है, तो लॉजिकली भी इतना ही बनता है। तो खैर मैथमेटिकली हमने यहाँ पे इसको प्रूव करना था, तो रिलेशन हमने यूज करना है, पे पी ऑफ ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। सो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी क्या है, 0.69। तो 0.69 क्या था, कि ग्रेड ए या बी आने की प्रोबेबिलिटी, और पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, ग्रेड ए या बी आने ना आने की प्रोबेबिलिटी। खैर इसमें एक पार्ट सॉल्व नहीं हुआ, इसी को जरा फर्दर हम देख लेते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है ग्रेड बी या एफ आने की, सिंपल वही रिलेशन यूज किया। अब क्या हो जाएगा, 0.41 प्लस 0.01 कर लो,
ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.42। ठीक है, कुछ भी पूछ ले, सिंपल ये करना है। अगर वो 3 ग्रेड्स का पूछ लेता तो यहाँ पे आपने 3 सेट प्रॉब्लम यूज करना था। अगर वो पूछ लेता कि आइदर ए और बी और सी, तो फिर आपने वो 3 सेट प्रॉब्लम वाला फॉर्मूला यूज करना था प्रोबेबिलिटी का। अच्छा, अब मैंने पूछा कि ग्रेड बी और एफ आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो हो गया 0.42। और इसी का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं पूछूंगा कि ग्रेड बी या एफ ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सिंपल 0.42 अगर आ रहा है तो इसका मतलब 0.58 प्रोबेबिलिटी है फॉर दैट इवेंट कि वो अकर नहीं होगा। ठीक है, वो कैसे आया 1 माइनस 0.42 करके। सिंपल इसमें ये करना था। अच्छा, सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। इन द ईयर 2012 इट इज एस्टिमेटेड दैट द प्रोबेबिलिटी दैट पाकिस्तान एनएचएस, मतलब पाकिस्तान का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है, वो 2012 में ये एस्टिमेट किया गया कि जो प्रोबेबिलिटी है पाकिस्तान के नेशनल हेल्थ सिस्टम की, कि वो एवरेज, एक्सीलेंट, गुड एंड पुअर कंडीशन, उसमें एक्सीलेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.22, कि पाकिस्तान का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उसकी एक्सीलेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.22, गुड होने की क्या है 0.38 और पुअर की क्या है 0.40। फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन 2012 द एनएचएस इज इन एक्सीलेंट और इन गुड कंडीशन। वही बात है कि इवेंट लैंग्वेज में इसको वो, इस इवेंट लैंग्वेज में इसने आर का वर्ड यूज कर दी। आर का क्या मतलब है कि ए यूनियन बी के बारे में वो पूछ रहा है कि जो नेशनल हेल्थ सिस्टम की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन 2012 में कि वो इज आइदर इन एक्सीलेंट स्टेट और इन गुड स्टेट। तो सिंपल पी ऑफ ई यूनियन जी निकालना है, क्योंकि उसने नाम दे दिया ना, ई फॉर एक्सीलेंट जी फॉर गुड। उसने एक्सीलेंट और गुड की पूछी है तो उसने सेट को नाम दे दिया ई एंड जी। तो यहाँ पे भी ये जो एग्जांपल है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की एग्जांपल है। क्वेश्चन में गिवन होगा कि इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। तो ई यूनियन जी कैसे निकलेगा, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ जी, ये वाला फैक्टर तो जीरो हो जाएगा। सिंपल क्या किया, दोनों की प्रोबेबिलिटीज को आपने सम कर दी। और सेकंड में उसने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एनएचएस विल नॉट बी इन एक्सीलेंट कंडीशन। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एनएचएस विल नॉट बी इन एक्सीलेंट, यहाँ पे होना चाहिए और इन गुड कंडीशन। अच्छा ठीक है, ये भी क्वेश्चन इस तरह भी ठीक है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है इट विल नॉट बी इन एक्सीलेंट कंडीशन। अब देखो, गुड कंडीशन में होने की प्रोबेबिलिटी है 0.48, पुअर में होने की प्रोबेबिलिटी है 0.40, तो टोटल कितनी होगी 0.78 प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका एनएचएस है पाकिस्तान का वो 0.78 यानी 78% प्रोबेबिलिटी है कि वो गुड और पुअर, इन गुड और इन पुअर कंडीशन। तो एक्सीलेंट कंडीशन में जो है वो क्या नाम है होने की प्रोबेबिलिटी है 0.22। तो इसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है वो कि एक्सीलेंट में ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर एक्सीलेंट में होने की 0.22 यानी 22% प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सीलेंट कंडीशन में, तो ना होने की कितनी होगी 1 माइनस 0.22, कितना बचेगा 78%। यानी 0.78% प्रोबेबिलिटी है कि जो सिस्टम है इट विल नॉट बी इन एक्सीलेंट कंडीशन। क्योंकि उसने मुझे प्रोबेबिलिटी दी हुई थी एक्सीलेंट कंडीशन में होने की, तो नहीं होने की मैं निकाल सकता हूँ, 1 में से वो माइनस कर दूंगा। तो 0.22 अगर एक्सीलेंट में होने की प्रोबेबिलिटी है तो 0.78 कितनी होगी कि इट विल नॉट बी इन एक्सीलेंट कंडीशन। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग पिज्जा फॉर लंच इज 40%। बिलाल है, उसकी प्रोबेबिलिटी है कि उसको लंच में पिज्जा मिलेगा वो है 40%। यहाँ पे होना चाहिए चांस, ठीक है 40% में दे दी है तो चांस, तो इसको ना कन्वर्ट कर लो प्रोबेबिलिटी में। 40% मीन 0.40। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग पिज्जा फॉर लंच इज 0.4, देन द प्रोबेबिलिटी फॉर हैविंग पिज्जा फॉर डिनर इज 0.7, यानी 70% चांसेस हैं जी डिनर में पिज्जा मिलने का, और 40% जो है वो क्या है लंच में। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग पिज्जा फॉर लंच एंड डिनर इज 30%, यानी बोथ इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी भी दे दी है 30%। अब इसका मतलब ये है कि ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये ओवरलैपिंग इवेंट्स है, क्योंकि यहाँ पे
इंफॉर्मेशन से मुझे पता लग गया कि उसने दे दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग पिज़्ज़ा फॉर लंच एंड डिनर, ठीक है, यानी कि एंड क्या मतलब था, इंटरसेक्शन, ठीक है, तो उन दोनों की यानी कि इंटरसेक्शन आ गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग जो है कॉमन पोर्शन है दोनों का, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सिर्फ लंच की 40% है हैविंग पिज़्ज़ा, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग पिज़्ज़ा फॉर डिनर इज 70% एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग पिज़्ज़ा फॉर लंच एंड डिनर इज 30%। सो पी ऑफ ए क्या है, ए मतलब पिज़्ज़ा फॉर लंच, वो है 40% यानी कि 0.40। पी ऑफ बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग पिज़्ज़ा फॉर डिनर, वो है 0.7, 70% थी, ठीक है। एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग पिज़्ज़ा बोथ फॉर लंच एंड डिनर, वो कितनी है, 30%, मतलब 0.30। पार्ट वन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पिज़्ज़ा इज ईटन एट लीस्ट वंस अ डे। वंस अ डे मीन कि या लंच में मिलेगा या डिनर में मिलेगा, मतलब ये लंच और डिनर, ठीक है। एटलीस्ट वंस अ डे का क्या मतलब है, इसकी इवेंट लैंग्वेज क्या है, और है ना, कि वंस अ डे मतलब आइदर इन लंच और इन डिनर, इसका मतलब ए और बी का क्या मतलब था कि ए यूनियन बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या निकालना है, पी ऑफ ए यूनियन बी। पी ऑफ ए यूनियन बी का वो जो मॉर्गन लॉ का फार्मूला था फॉर टू सेट प्रॉब्लम, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल, उसमें आपने पी ऑफ ए की जगह ए के अकर होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 थी, बी के अकर होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 थी, और इन दोनों के इंटरसेक्शन की जो बोथ ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी 0.3 थी। सिंपल वैल्यूज पुट किया, आपके पास 0.8 आंसर आ गया, यानी कि द प्रोबेबिलिटी दैट पिज़्ज़ा इज ईटन एट लीस्ट वंस अ डे इज 0.8, मतलब 80% चांसेस हैं कि एटलीस्ट वंस अ डे जो है ना पिज़्ज़ा जो है वो खाएगा। पार्ट टू क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पिज़्ज़ा इज नॉट ईटन ऑन अ गिवन डे। सिंपल उसी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, ठीक है। अगर उसका एटलीस्ट एक दिन में पिज़्ज़ा खाने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, तो फॉर नॉट हैविंग दैट पिज़्ज़ा ऑन अ गिवन डे वो क्या होगा, ज़ाहिर है वो अगर 0.8 है तो वो 0.2 ही होगा ना। अगर 80% है प्रोबेबिलिटी कि दैट ही विल ईट दैट पिज़्ज़ा एटलीस्ट वंस अ डे, तो 20% होगी दैट ही विल नॉट ईट ऑन दैट गिवन डे। सिंपल 1 माइनस पी ऑफ जी कर देना, जो आंसर आया था ना उस 1 में से माइनस कर देना, उसी का कॉम्प्लीमेंट बेसिकली आ जाएगा। थर्ड पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पिज़्ज़ा इज ओनली ईटन वंस अ डे। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पिज़्ज़ा इज ईटन ओनली वंस अ डे। अब इसके लिए आपको वेन डायग्राम बनानी पड़ेगी, इस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए ना वेन डायग्राम लाजमी। अब वेन डायग्राम में ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू शेडेड सर्कल, ये कर रहा है पिज़्ज़ा फॉर लंच, ठीक है, और ये रेड जो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है पिज़्ज़ा फॉर डिनर। अब ये जो आपस में ओवरलैपिंग पोर्शन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग पिज़्ज़ा फॉर लंच एंड डिनर, जो 30% थी, ठीक है। सिंपल इसको आप कैसे निकालोगे, जो ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी का क्या मतलब था कि ओवरऑल ये जो सेट है, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट पिज़्ज़ा इज ईटन एट लीस्ट वंस अ डे, ये था ए यूनियन बी। और ए इंटरसेक्शन बी क्या था, जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब इस सर्कल और इस सर्कल का ओवरऑल जो रिजल्ट है, ये जो येलो शेडेड रीजन है, क्या होगा, ए यूनियन बी होगा, ठीक है। अगर किसी इस ओवरऑल रिजल्ट में से, ठीक है, मैं माइनस कर दूं इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, क्योंकि उसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग पिज़्ज़ा वंस अ डे, यानी कि मुझे जो ओवरलैपिंग पोर्शन है उसको हटाना है, क्योंकि ओवरलैपिंग पोर्शन वो पोर्शन था जिसमें पिज़्ज़ा जो है वो बोथ इन लंच एंड डिनर, वो जो है ना उसकी प्रोबेबिलिटी थी फॉर हैविंग पिज़्ज़ा फॉर लंच एंड डिनर, वो जो कि 30% थी। यानी कि मैंने ओवरलैपिंग पोर्शन इसमें से हटाना है, तो मेरे पास जो बाकी पोर्शन बचेगा, अगर मैं इसमें से ओवरलैपिंग पोर्शन हटा देता हूँ, तो इसको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, ये एंड ये, इस और इसमें से ये ओवरलैपिंग पोर्शन हटा दिया, तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये और ये बचेगा, यानी कि मैंने निकालना भी ये ओवरलैपिंग पोर्शन था।
वो जो शेड नहीं हुआ हुआ। क्यों? क्योंकि ये था लंच के लिए और ये था डिनर के लिए। जो बीच में ओवरलैपिंग पोर्शन था वो था फॉर बोथ लंच एंड डिनर। और उसने मुझसे क्वेश्चन में डिमांड क्या किया कि पिज्जा इज ईटन ओनली वंस अ डे, या डिनर में या फिर लंच में। इसका मतलब ये है कि मुझे जो ओवरलैपिंग पोर्शन है उसको रिमूव करना है। सो पी ए यूनियन बी क्या था, ये वाला ओवरऑल पोर्शन के probability of having pizza in lunch, in dinner and in both lunch and dinner। इस ओवरऑल पोर्शन में से जब मैं माइनस कर दूंगा probability of having pizza for having pizza both for lunch and dinner, ये वाला पोर्शन, तो मेरे पास probability आ जाएगी that pizza is eaten only once a day। ठीक है, तो आपने इस केस में क्या करना है, पी ए यूनियन बी, यानी इस ओवरऑल पोर्शन में से जो येलो शेडेड पोर्शन है इसमें से ये जो ओवरलैपिंग पोर्शन है ये वाला, इसको माइनस कर देना। तो ओवरलैपिंग पोर्शन क्या था, ए इंटरसेक्शन बी था, दोनों का आपस में इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल था, 30% चांसेस थे फॉर हैविंग पिज्जा फॉर लंच एंड डिनर। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग पिज्जा फॉर लंच एंड डिनर इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, और ए यूनियन बी क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग पिज्जा एटलीस्ट वंस अ डे, यानी कि आइदर फॉर लंच, आइदर फॉर डिनर, और बोथ फॉर लंच एंड डिनर। ठीक है, तो उसमें से मैंने वो ओवरलैपिंग पोर्शन माइनस कर दिया, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फॉर दैट पिज्जा इज ईटन ओनली वंस अ डे। सिंपल 0.8 मैं ऊपर निकाल चुका था कि पिज्जा इज ईटन एटलीस्ट वंस अ डे, उसमें से मैंने माइनस कर दिया 0.3। 0.3 क्या था, दोनों का बेसिकली इंटरसेक्शन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग पिज्जा बोथ फॉर लंच एंड डिनर। तो ये थर्ड पोर्शन के लिए वेन डायग्राम बना लो, उससे ये है कि समझ आ जाएगा। तो जो नॉन ओवरलैपिंग जो पोर्शन है वो बेसिकली मुझे चाहिए, क्योंकि वो नॉन ओवरलैपिंग पोर्शन ही है कि या तो वो लंच के लिए लेगा या डिनर के लिए लेगा। तो ए यूनियन बी होता ही यही है कि आइदर ए और बी और ए और बी। ठीक है, तो ओवरलैपिंग पोर्शन मैंने इसमें से माइनस करना है जस्ट। तो 0.8 ए यूनियन बी था माइनस पे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या था, 0.3। तो 0.8 minus 0.3 is equal to 0.5। So this is the probability that pizza is eaten only once a day। उसके बाद बात करते हैं what is the difference between mutually exclusive and exhaustive event। उससे पहले सैंपल स्पेस के बारे में दोबारा मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा दूं। सैंपल स्पेस में जब पढ़ा रहा था पिछले फर्स्ट लेक्चर में, उसमें मैंने बताया भी था कि सैंपल स्पेस क्या होता है। एक था सैंपल स्पेस, एक था इवेंट। इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, एग्जांपल भी दी थी। एक दफ़ा दोबारा बता दूं, सैंपल स्पेस का मतलब ये है कि सैंपल स्पेस में हर पॉसिबल आउटकम आता है। ठीक है, और सैंपल स्पेस को हम लिखते हैं सेट की फॉर्म में। ठीक है, इट कंटेन्स द एंटायर सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। फॉर एग्जांपल, एक डाइस है, उसको रोल किया, एक डाइस को, फेयर डाइस को, तो उसकी सैंपल स्पेस क्या होगी, उसके तमाम पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर इन आउटकम्स को मैं सेट की फॉर्म में लिखूंगा तो वो क्या बन जाएगी, सैंपल स्पेस, यानी कि 1 2 3 4 5 and 6। ये है सैंपल स्पेस जब एक डाइस को रोल करोगे। अब जब दो डाइस को रोल करोगे तो मैंने बताया था उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं 36। वो कैसे बनते हैं, ये सामने फिगर बनी हुई है। या पहले डाइस पे 1 आएगा, सेकंड डाइस पे भी 1 आएगा। ठीक है, या पहले डाइस पे 1 आएगा, सेकंड डाइस पे 2 आएगा। 1 3 1 5 1 4 1 5 1 6 एंड सो ऑन। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं 36। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या होता है कि इट कंटेन्स द एंटायर सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। किसी भी इवेंट के, जिस तरह कॉइन है उसको टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा।
तो उसको उसकी सैंपल स्पेस क्या होगी, ये सेट की फॉर्म में लिख लिया, हेड एंड टेल। दो ही पॉसिबल आउटकम्स थे ना, हेड या टेल। तो सिमिलरली डाइस को जब रोल किया तो 6 आउटकम्स आ सकते हैं सिंगल डाइस को, फेयर डाई को, 1 2 3 4 5 एंड 6। और अगर दो डाइस को रोल करेंगे तो 36 आउटकम्स आ सकते हैं। वो ये सामने है, 1 1 1 2 1 3, 36 डिफरेंट आउटकम्स आ सकते हैं, इनमें से कोई भी सिचुएशन आ सकती है। तो ये होती है सैंपल स्पेस। बेसिकली ये डिफरेंस समझाने से पहले ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कंप्लीटली एग्जॉस्टिव इवेंट का ये सैंपल स्पेस बताना, दोबारा रिवाइज करवाना जरूरी था। अदरवाइज फिर तुम लोगों को दोबारा उस रिकॉर्डेड लेक्चर पर जाना पड़ता, फिर जाके जो है ना फिर इस पे वापस आना पड़ता। तो सैंपल स्पेस ये चीज है। जिस तरह पैक ऑफ कार्ड्स है, 52 कार्ड्स होते हैं, तो उसकी सैंपल स्पेस क्या है, 52 है। कि चार डिफरेंट उसमें कॉम्बिनेशन है, स्पेड है, क्लब है, हार्ट है, डायमंड है। तो हर एक के जो है ना 13 कार्ड्स हैं, 3 फेस कार्ड हैं, और टोटल 12 फेस कार्ड्स हो गए, और बाकी जो है ना नंबर कार्ड्स हैं, और एक एस है। ठीक है, तो उसकी सैंपल स्पेस क्या होगी कि हर जो है क्या कहते हैं, सूट, 4 सूट्स होते हैं ना, हर सूट के 13 कार्ड्स, तो 52 उसकी सैंपल स्पेस बनती है। उसी को सेट की फॉर्म में लिखोगे तो वो सैंपल स्पेस है। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि ऐसे आउटकम जिनका ऐसे दो सेट्स या ऐसे दो इवेंट्स जिनकी आउटकम कॉमन नहीं होती आपस में, उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डिसजॉइंट, ठीक है, ये देखो, अब सेट ए और सेट बी डिफरेंट है, इनकी कोई भी आउटकम आपस में कॉमन नहीं है, यानी कि जिनका इंटरसेक्शन, दो सेट्स का अगर इंटरसेक्शन 0 है तो वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब अगर ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे होते तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं थे। ठीक है, तो देन ये ओवरलैपिंग इवेंट्स थे। अब इवेंट ए और इवेंट बी में कोई भी ऐसा आउटकम है कॉमन नहीं है। एग्जांपल दे के बताता हूँ, यानी कि इन दोनों का आपस में जो इंटरसेक्शन है वो 0 है। एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक सैंपल स्पेस है कि जब दो डाइस को, या एक डाइस है उसको दो दफा रोल किया गया, उसके आउटकम्स के 36 है ना सैंपल स्पेस। इवेंट ए क्या है मेरे पास, इवेंट ए क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 5। के डाइस जो है, ये दो डाइस कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक डाइस पे 5, एटलीस्ट 1 5 आए, यानी कि दो डाइस को जब रोल किया है, एक डाइस पे 5 आना चाहिए। तो इनमें से देखो क्या कितने आउटकम्स बनते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 5। ये वाला पोर्शन, ये जो ब्लू शेडेड सारे जो आपके शेड हुए हैं ब्लू में, ये प्रोबेबिलिटी, यानी 1 5 2 5 3 5 4 5, ये वाला, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, इन सब में एटलीस्ट जो है हमें नंबर मिल रहा है 5। ठीक है, ये कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने थी, उसकी सैंपल स्पेस कितनी थी, यानी उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे, 36। तो कितने ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिसमें एटलीस्ट 1 5 मिल रहा है, 11 कॉम्बिनेशन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 11 डिवाइडेड बाई। ठीक है, देखो यहाँ पे 5 नहीं है, इन दोनों डाइस में कहीं भी 5 नहीं है, इधर 5 नहीं है, इधर 5 नहीं है, इधर 5। तो इसलिए जो सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन है वही एक वही केस है, वही स्पेसिफिक केसेस हैं जिसमें एटलीस्ट 1 5 मिल रहा है, ये ब्लू वाला जितना हाईलाइटेड पोर्शन है। तो ये टोटल 11 आउटकम्स बनते हैं, तो 11 डिवाइड बाय 36 पहले इवेंट का आंसर। सेकेंड इवेंट है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम लेस देन 4, यानी कि जब दोनों डाइस के नंबर्स को ऐड करो सम लेस देन 4 आए। तो तीन ही ऐसी पॉसिबिलिटीज है, 1 1 आए, सम क्या है, लेस देन 4 है ना, 1 + 1 2 हो गया, 1 2 आए, यानी एक डाइस पे 1 आए, दूसरे डाइस पे 2 आए, 1 + 2 3 हो गया, और 2 1, यानी 2 + 1 3। बाकी जितनी भी
कम्बिनेशन हैं उनमें जब आप सम करोगे तो आंसर या 4 आएगा या 4 से ग्रेटर आएगा। लेकिन मेरे जो क्वेश्चन में डिमांड किया गया था वो ये था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम लेस देन 4। तो वो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं जो ये रेड कलर में शेडेड है। तो क्या हो गया, इसकी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे, टोटल ये आउटकम 36 थे, 3 डिवाइडेड बाय 36। देखो इसको सम करो, 3 + 1 4 आता है, लेकिन मेरी मुझे जो पूछा गया था इवेंट बी की जो कंडीशन दी गई थी वो दी गई थी कि सम शुड बी लेस देन 4। तो वो तीन ही पॉसिबिलिटी है। अब मुझे बताओ कि ब्लू शेडिड और रेड शेडिड रीजन में कोई ओवरलैपिंग पोर्शन है, कोई भी ओवरलैपिंग पोर्शन है, ये डिफरेंट आउटकम दे रहा है और ये डिफरेंट आउटकम दे रहा है। तो ऐसे इवेंट को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कि जिसके आउटकम्स जो होते हैं, दो इवेंट जिनके आउटकम्स जो होते हैं आपस में कॉमन नहीं होते। ठीक है, द इवेंट्स दैट डू नॉट हैव एनी आउटकम इन कॉमन। तो ये एग्जांपल वही शो कर रही है कि इवेंट ए जो है और इवेंट बी, इनके आउटकम्स आपस में कॉमन नहीं, कोई भी चीज ओवरलैप नहीं कर रही। तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर डिसजॉइंट इवेंट। अब सेकंड जो टाइप थी, सेकंड जो जिस जो क्या नाम है इवेंट था, वो था एग्जॉस्टिव इवेंट। अब एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, ऐसे इवेंट दैट कंटेन्स ऑल ऑफ द आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस के अंदर तमाम इवेंट्स आते हैं। अब ये वेन डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन इसको करता हूँ। ये सेट ए है, इवेंट ए है और ये इवेंट बी है। ठीक है, ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है। और ये पीछे जो आउटकम्स है सारे, ये क्या है, सैंपल स्पेस है। ये ओवरऑल सैंपल स्पेस है, इसके अंदर सारे आउटकम्स आ रहे हैं जब दो डाइस को रोल किया आपने, 36 के 36 आउटकम। लेकिन सेट ए में इतने आउटकम्स आ रहे हैं और सेट बी में इतने आउटकम्स आ रहे हैं। डेफिनेशन की इसकी क्या थी एग्जॉस्टिव इवेंट की, कि ऐसा इवेंट जिसमें तमाम आउटकम्स आए, लेकिन सेट बी के अंदर और सेट ए के अंदर जब आपस में कंबाइन किया तो सारे इवेंट्स उस सेट के अंदर नहीं आ रहे थे, ना सेट ए के अंदर ना सेट बी के अंदर। इसका मतलब ये एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं है, नॉन एग्जॉस्टिव इवेंट है। सेकंड आप वेन डायग्राम देखो, सेट ए जो है और सेट बी, जो शेडेड पोर्शन है, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इट रिप्रेजेंट बेसिकली, रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रोलिंग टू डाइस, आप रोलिंग अ डाइस ट्वाइस। ठीक है, तो एग्जॉस्टिव इवेंट में जो है ना गैप नहीं होना चाहिए, कोई हाईलाइटेड एरिया जो है ना वो नहीं होना चाहिए, कोई भी गैप नहीं हो, जिस तरह पहले पोर्शन में गैप आ रहा था और देखो सेकंड पोर्शन में कोई गैप नहीं आ रहा दोनों इवेंट्स के दरमियान। ठीक है, जो एग्जॉस्टिव इवेंट होता है इट शुड कंटेन ऑल ऑफ द पॉसिबल आउटकम। इसकी डेफिनेशन है, इट कंटेन्स ऑल ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स व्हिच आर इन द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में 36 आउटकम्स थे, तो एग्जॉस्टिव इवेंट ऐसा इवेंट होता है कि जिसमें 36 के 36 आउटकम्स आ रहे हो, यानी कि जो एंटायर बॉक्स है इट शुड बी हाईलाइटेड। इस केस में एंटायर बॉक्स हाईलाइट नहीं हुआ हुआ था, जो एस था एंटायर हाईलाइटेड नहीं है, ये पोर्शन जो है ये मिसिंग है, ये हाईलाइट नहीं हुआ, ये नॉन हाईलाइटेड है, और इसमें ओवरऑल हाईलाइटेड है। तो इस इवेंट को हम कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। और एक और बात याद रखना कि ये पॉसिबल नहीं है, ये जरूरी नहीं होता कि 50-50% रेशियो हो एग्जॉस्टिव इवेंट में दो इवेंट्स की, कि 50% एलिमेंट एक इवेंट में आए और 50% एलिमेंट दूसरे इवेंट में आए, लाजमी नहीं होता। सिर्फ ये लाजमी होता है कि तमाम आउटकम्स को वो इवेंट कवर कर रहे हो। इस तरह भी ये बॉक्स हो सकता है, 25% लेट्स सपोज ए में आ रहे हैं आउटकम्स और 75% जो आउटकम्स है वो इवेंट बी में आ रहे हैं। या फिर इसका भी हो सकता है कि 33% ए में आ रहे हो और बाकी 67% बी में आ रहे हो। 10-90 भी हो सकता है, रेशो कुछ भी हो, लेकिन तमाम आउटकम्स उन इवेंट के अंदर आने चाहिए। ये होती है जी एग्जॉस्टिव इवेंट। इसकी एग्जांपल देखते हैं। और एक और बात कि एग्जॉस्टिव इवेंट जो है ना आपस में ओवरलैप भी करते हैं। ठीक है, दे कैन आल्सो ओवरलैप, और ये लाजमी नहीं है कि ओवरलैप करें, बट दे कैन आल्सो ओवरलैप। मतलब ये इवेंट भी यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ पे ओवरलैपिंग पोर्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स कैन ओवरलैप। और अगर एग्जॉस्टिव इवेंट ओवरलैप नहीं करते तो हम क्या कहेंगे कि जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी।
ठीक है, एक इवेंट के लिए दोनों होना तब पॉसिबल है जब वो इवेंट जो है ओवरलैप ना करे और उस इवेंट में तमाम आउटकम्स आए सैंपल स्पेस। ठीक है, तब उस इवेंट को हम कहेंगे कि when exhaustive event do not overlap, then we can say that both events are mutually exclusive and exhaustive. इसकी एग्जांपल से मैं बताता हूँ क्या मतलब है इसका। ये एक एग्जांपल है, सैंपल स्पेस गिवन है कि एक डाइस को वी रोल ट्वाइस, तो उस केस में इवेंट ए क्या है? इवेंट ए है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट वन सिक्स, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट वन सिक्स, कि डाइस को ट्वाइस रोल किया, एक दफा सिक्स आए किसी एक डाइस पे, वन सिक्स आ रहा है यहाँ पे, टू यहाँ पे भी सिक्स आ रहा है डाइस पे, एक पे थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11। ये जो मैंने टिक किए हैं ये वो पोर्शन है जिसमें हमें एटलीस्ट वन सिक्स मिल रहा है। बाकी किसी भी पोर्शन में, यहाँ पे किसी भी पोर्शन में हमें एटलीस्ट वन सिक्स डाइस पे नहीं मिल रहा, लेस देन सिक्स ये नंबर सारे। तो देर आर 11 आउटकम्स जिसमें हमें एटलीस्ट वन सिक्स मिल रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवेंट ए की? 11 डिवाइड बाय सिक्स। अब ये ब्लू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो ओवरलैपिंग था, तो इसलिए वो उसमें मिक्सअप हो गया। तो ये मैंने जो टिक किए हैं पोर्शन, ये इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है 11 डिवाइड बाय 36 फॉर गेटिंग एटलीस्ट वन सिक्स। अब इवेंट बी क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम शुड बी लेस देन 11? ये सब को सम करो तो आंसर 11 से लेस आता है। वन प्लस वन टू, वन प्लस टू थ्री, वन प्लस थ्री फोर, लेस देन 11 है ना। वन प्लस फोर फाइव, दिस वन, ये फाइव प्लस फोर नाइन, सिक्स प्लस फोर टेन, सिक्स प्लस थ्री नाइन, सिक्स प्लस टू एट, तो सम लेस देन 11 है, यानी ये वाला नहीं है। क्यों? इसमें सिक्स प्लस फाइव 11 हो गया, उसने पूछा है लेस देन 11। इसमें सिक्स प्लस सिक्स 12 हो गया, इसमें सिक्स प्लस फाइव 11 है। तो इन तीन को छोड़ के ओवरऑल आउटकम, तो ये क्या बन गए? 33 डिवाइडेड बाय 36 प्रोबेबिलिटी। तो अब देखो ओवरऑल सैंपल स्पेस कवर हो रही है, पिछली एग्जांपल में सैंपल स्पेस ओवरऑल कवर नहीं हो रही। तो ये होता है जी एग्जॉस्टिव इवेंट, के तमाम जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सैंपल स्पेस के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं इसको कवर करता है एग्जॉस्टिव इवेंट। सारे आउटकम्स आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, इवेंट ए और इवेंट बी सारे आउटकम्स को कवर कर रहा है। तो इवेंट ए, मैं ये कहूंगा कि इवेंट ए और इवेंट बी जो है वो एग्जॉस्टिव है। क्यों? क्योंकि तमाम पॉसिबल आउटकम जो है इवेंट ए और इवेंट बी में आ रहे हैं। ठीक है, और ओवरलैप भी कर रहे हैं। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये ओवरलैपिंग पोर्शन है दोनों इवेंट्स का। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन दोनों इवेंट्स के अंदर आ रहा है। जब न्यूमेरिकल करोगे ना तो देखना दोनों, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट आउटकम्स ऐसे हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, जो इवेंट ए में भी आ रहे हैं, इवेंट बी में भी आ रहे हैं। मैंने क्या बात की थी कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स कैन आल्सो ओवरलैप। ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं है, कुछ इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें वो ओवरलैप ना करें। ठीक है, तो एग्जॉस्टिव इवेंट कैन आल्सो ओवरलैप, तो इसका मतलब ये इवेंट एग्जॉस्टिव तो है लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग पोर्शन आ गया। अगर ये ओवरलैपिंग पोर्शन ना आता तो फिर मैं कहता कि ये इवेंट जो है और तमाम आउटकम्स को कवर कर रहा होता, ये जो सैंपल स्पेस को कवर कर रहे होते ये इवेंट, तो अब मैं कहता कि ये जो है डिसजॉइंट, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी है, एग्जॉस्टिव भी है। लेकिन ये जो एग्जांपल है इसमें ये शो हो रहा है कि ओवरलैपिंग पोर्शन है। ये जो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये ओवरलैपिंग पोर्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरलैपिंग पोर्शन है, यानी कि ये इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है लेकिन एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव क्यों है? क्योंकि तमाम पॉसिबल आउटकम जो है वो ये इवेंट्स दोनों कवर कर रहे हैं। पिछले एग्जांपल को अगर मैं दोबारा दिखा दूं, उसमें तमाम आउटकम्स कवर नहीं हो रही थी। इस एग्जांपल में देखो, ये जो व्हाइट कलर, व्हाइट पोर्शन है, ये आउटकम्स कवर नहीं हो रही, ये सैंपल स्पेस कवर नहीं कर रहे थे ये इवेंट्स। ठीक है, ये जो व्हाइट वाले हैं सारे, सैंपल स्पेस इन इवेंट्स को कवर नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये है कि ये जो एग्जांपल है इसमें इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है? क्योंकि आपस में ओवरलैपिंग नहीं हो रही, लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि जो तमाम आउटकम्स हैं सैंपल स्पेस की वो इवेंट ये कवर नहीं कर रहा। तो ये डिफरेंस जरा गौर से इसको देखना और ध्यान में रखना, ध्यान में रख के फिर इसको
एक्सप्लेन करना है। अब ये एक और एग्जांपल है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 6। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक 6 मिले। वही वाली पिछली एग्जांपल है, तो वो थी 11/6 36। सेम वही पिछली एग्जांपल है। इसमें जो ब्लू शेडेड रीजन है वो क्योंकि ओवरलैपिंग पोर्शन इसमें आ रहा है तो इस वजह से ब्लू सारा जो है ना शेड नहीं किया गया। तो ये एटलीस्ट 1 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉसिबिलिटी है जिसमें एटलीस्ट 1 6 आ रहा है 11/36। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के सम लेस देन 11 है। तो वही चीज ये वाला सारा पोर्शन 33 आउटकम्स बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये जो ये मैंने बोला ठीक है। इसमें इन सब में सम जो है वो लेस देन 11 है यानी 33/36। अगर मुझसे पूछा जाए कि इवेंट ए एंड बी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ए एंड बी। ए एंड बी की वर्ड आ गया एंड, इसका मतलब क्या पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इनमें आपस में कॉमन क्या है। तो जब अलग अलग करोगे ना तो ये 8 आउटकम्स कॉमन आएंगे। ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये इन दोनों इवेंट्स में कॉमन था। तो 8/36 इसका जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ए एंड बी यानी ये इंटरसेक्शन। अगर वो पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए और बी, इसका मतलब ए यूनियन बी पूछ रहा है वो। तो ए की प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, तो क्या था ए यूनियन बी। ए यूनियन बी था ना फार्मूला मॉर्गन्स लॉ का। पी ऑफ ए, पी ऑफ ए क्या है ये 11/36। probability of getting a 11/36 probability of getting even p of b plus p of b probability of getting event b 33/36 और माइनस p of a intersection b probability of getting both event a and b वो क्या था 8/36। फॉर्मूला पुट किया आंसर आया 1। ठीक है। तो a यूनियन b तो ओवरऑल सैंपल स्पेस को कवर करेगा तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1। अच्छा ये एक और इवेंट आया है, एक और एग्जांपल है। ये वो एग्जांपल है जिसमें इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, दोनों है। मैंने बताया था ना कि एग्जॉस्टिव इवेंट ओवरलैप भी कर सकता है, लेकिन अगर एग्जॉस्टिव इवेंट जो है ओवरलैप नहीं करता तब वो इवेंट क्या होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होगा। कैसे कि पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज इवन। क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम जो है वो इवन आएगा जब दो डाइस को रोल कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन दो डाइस वाला है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है 18 मतलब ऐसे क्या नाम है आउटकम्स है जिसमें सम इवन आएगा। ये जो ब्लू शेडेड है 1 ठीक है 1 + 1 2 इवन आ गया 1 + 3 4। ये जितने ब्लू शेडेड है ना ये 18 बनते हैं। 18 आउटकम्स ऐसे हैं इसमें सम क्या आएगा इवन आएगा। तो 18/36। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज ऑड। वो भी 18 आउटकम ऐसे हैं कि जिनको ऐड करो तो सम ऑड आएगा। 1 + 2 3 ऑड हो गया। ठीक है 1 + 4 5 ऑड, ये ऑड है ये ऑड है ये सम यानी ये जो पिंक में शेडेड रीजन है ये भी 18 आउटकम बना। 18/36। अब देखो तमाम सैंपल स्पेस कवर होगी। एग्जॉस्टिव इवेंट की डेफिनेशन यही थी कि अगर इवेंट्स जो हैं कोई दो इवेंट्स या दो से ज़्यादा इवेंट्स तमाम सैंपल स्पेस को कवर करें तो एग्जॉस्टिव है। तो तमाम सैंपल स्पेस कवर हो या कोई भी ऐसा आउटकम नहीं है जो कि ना आ रहा, सारे शेडेड पोर्शन जो है ना कवर हो रहे हैं तो इसका मतलब इवेंट एग्जॉस्टिव है। साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन ये थी कि कोई भी दोनों इवेंट्स आपस में ओवरलैप ना करे। इवेंट ए के रिजल्ट डिफरेंट है, इवेंट बी के रिजल्ट डिफरेंट है।
ठीक है, ये ब्लू शेडेड जो है वो इवेंट ए है और ये जो पिंक शेडेड है वो इवेंट बी है। तो इसका मतलब ओवरलैपिंग भी नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये जो गिवन एग्जांपल है ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। और ये मैंने एक बात बताई थी कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है उसका इंटरसेक्शन जीरो होता है, ये प्रूफ भी हो गया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, कोई भी चीज आपस में पी इवेंट ए एंड बी का क्या मतलब है, ए इंटरसेक्शन बी, के दोनों में जो कॉमन चीज है, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं तो आंसर जीरो ही आएगा। इसके बाद पी ए और बी का क्या मतलब है, कि आइदर इन ए और बी और इन बोथ। तो ए और बी का मतलब है ए यूनियन बी, मॉर्गन्स लॉ यूज करो, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो पी ऑफ ए क्या था, ये 18 डिवाइडेड बाय 36। पी ऑफ बी क्या था, ये 18 डिवाइडेड बाय 36 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो। तो 18 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 36 माइनस जीरो, तो ये आंसर आ जाएगा 1। क्योंकि तमाम आउटकम सैंपल स्पेस की कवर हो रही हैं तो प्रोबेबिलिटी 1 ही आएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटीज, ये था कॉन्सेप्ट फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, जब दोनों होगा। अच्छा, तीसरी एक और चीज होती है इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऐसे इवेंट्स हैं कि अब एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है। तो इवेंट ए का जो आउटकम है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इवेंट बी पे। तो इन दो इवेंट्स को कहेंगे ये इंडिपेंडेंट है, आपस में डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इट रेन्ड ऑन मंडे एंड माई चेयर ब्रोक एट वर्क। मतलब दोनों का आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं है दोनों की आपस में। मंडे को बारिश हुई और मेरी जो है वो ऑफिस चेयर या कोई भी ड्यूरिंग वर्क वो इट ब्रोक अवे। तो बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, के इवेंट ए का आउटकम जो है वो इवेंट बी के आउटकम को अफेक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली डाइस को रोल किया, आउटकम आया लेट्स सपोज 5, दोबारा रोल करोगे तो वो 5 आउटकम दूसरे जो इवेंट है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है नंबर 1 से 6 तक, कोई भी नंबर दोबारा 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। तो ये नहीं है कि एक दफा 5 आ गया अब दोबारा 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो द आउटकम ऑफ फर्स्ट इवेंट हैज नो इफेक्ट ऑन द आउटकम ऑफ सेकेंड इवेंट। तो ये ऐसे दो इवेंट्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट निकालने के लिए जब भी आपने इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसका मतलब ये है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंडिपेंडेंट इवेंट दोनों इंडिपेंडेंट है और आपने निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल, आप क्या करोगे, ये सिर्फ इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। सिंपल, आपने मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि दोनों इवेंट्स जो है ना इंडिपेंडेंट है, एक इवेंट का दूसरे इवेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो जब आप दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो इंडिविजुअली आप प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करा दोगे। और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, इवेंट्स इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उस सूरत में याद रखना जो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो अगर ए और बी इवेंट्स जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो वो कभी भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ये रूल याद रखना है कि अगर दो इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। या फिर कन्वर्सली, कि अगर दो इवेंट ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। और अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो वो कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है, ए और बी जो इवेंट है दे कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की एक डेफिनेशन ये भी थी ना कि टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। सो ये मैं अभी बताता हूँ ये कैसे होता है। तो ये चीज याद रखिए कि ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है दे कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट, और अगर ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है दे कैन नेवर बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कैसे,
अभी ये मैं बताने लगा हूँ कि वाई इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और वाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। अब देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए मैंने बताया रिलेशन के पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये इंडिपेंडेंट इवेंट की केस, अगर मैं कहता हूँ कि जो मैंने बात की कि दो इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट है तो कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, या कन्वर्सली मैं कहता हूँ जी दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो क्या मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का? ये मतलब है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। यानी ये फैक्टर जीरो है। ये फैक्टर कब जीरो होगा, जब पी ए जीरो होगा या फिर पी बी जीरो होगा। यानी पी ए इंटरसेक्शन बी कब जीरो होगा, जब पी ऑफ ए जीरो होगा या फिर पी ऑफ बी जीरो होगा। ठीक है। अब ये एक चीज होगी, ये एक चीज साइड पे कर कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ऑफ ए इंटू बी पी ऑफ बी के इक्वल होता है, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो होता है फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है। तो या पी ऑफ ए जब जीरो होगा या पी ऑफ बी जीरो होगा, उसी केस में हो सकता है। अब मैं कहता हूँ कि एक इवेंट ए है, ठीक है, वो जो है उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब कि ग्रेटर देन जीरो है, और एक इवेंट बी है उसकी प्रोबेबिलिटी भी ग्रेटर देन जीरो, मतलब कोई वैल्यू है 0.1 0.2 0.3। ठीक है। यानी कि उनकी प्रोबेबिलिटी है वो पॉजिटिव है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या कहता है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल टू जीरो होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो। तो जो इंडिपेंडेंट इक्वेशन की क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट जो इवेंट्स है उनकी जो प्रोबेबिलिटी थी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो किसकी इक्वल होती है, पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी इक्वल होती है। ठीक है। अब इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, जीरो। और ये मैंने बताया था जीरो कब हो सकता है, जब पी ऑफ ए जीरो हो या पी ऑफ बी जीरो। सो ये दिस जीरो इज नॉट इक्वल टू पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी। क्यों? क्योंकि मैंने सपोजिशन क्या की थी कि पी ऑफ ए और पी ऑफ बी जो है वो पॉजिटिव, दे आर दे हैव पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी, कि उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन जीरो है। लेकिन इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो जीरो के इक्वल है, लेकिन इक्वेशन की राइट हैंड साइड जीरो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि पी ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो और पी ऑफ बी भी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब कि जो इनकी प्रोबेबिलिटी है क्या कहते हैं इंडिविजुअल इवेंट्स की, वो पॉजिटिव थी। ठीक है। सो जो प्रोबेबिलिटी है इन इवेंट्स के इंटरसेक्शन की, ठीक है, वो इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के इक्वल नहीं आ रही। तो दैट्स वाई यहाँ से मैथमेटिकली प्रूव हुआ कि अगर दो इवेंट्स जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं दे कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, या फिर अगर दो इवेंट जो इंडिपेंडेंट है दे कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये चीज़ एक ध्यान में रखनी है। लास्ट जो टॉपिक आज के लेक्चर का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी दैट इज कंडीशनल ऑन अनदर इवेंट। मतलब अगर ए और बी में दो सेट्स लूं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन द कंडीशन दैट बी एग्जिस्ट, कि ए की प्रोबेबिलिटी किस, इसके साथ कंडीशन क्या लग रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन द कंडीशन दैट बी एग्जिस्ट। अब इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, पी ए स्लैश बी। अब हम इसको लिखते कैसे हैं कि ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट ए की, गिवन दैट बी हैज अकर्ड। ठीक है। जो वर्टिकल बार है उसके राइट पे जो भी होगी, ठीक है, इट इज नाउन टू हैव अकर्ड या फिर इट इज अज्यूम टू हैव अकर्ड। तो मैथमेटिकली इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी
किसके इक्वल है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए, ये जो न्यूमरेटर में लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी ओवर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये फार्मूला इस वक्त काम नहीं करेगा जब ये पी ऑफ बी है वो ग्रेटर देन जो है वो प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ पी बी जीरो हो जाए तो जीरो बाय जीरो रिलेशन आ जाएगा, तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये, इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट बी की, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। एक रिस्ट्रिक्शन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी है इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और ये जो है पी ऑफ ए, ये जो वर्टिकल बार है और फिर बी, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन द कंडीशन दैट बी अकर्स। ठीक है, तो ये जो पी ऑफ बी है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इवेंट ए की गिवन इवेंट बी, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? उसको उसी वक्त डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की जो है वो ग्रेटर देन, सॉरी, इवेंट बी की ग्रेटर देन जीरो होगी। अदरवाइज ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है ये अनडिफाइंड है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। इसकी वेन डायग्राम एक्सप्लेन करने से पहले एक एग्जांपल मैं बता दूं। फॉर एग्जांपल, सिंपल जो प्रोबेबिलिटी हम निकालते थे, मैं कहता हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर टू। एक डाइस को रोल किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर टू? 1/6। 6 क्या था? वो उसकी सैंपल स्पेस थी ना डाइस को रोल करने की, 1 2 3 4 5 6 मिल सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर टू इज इक्वल टू 1/6। मैं कहता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन सा होता है? जब डाइस को रोल करो 2 4 6, और टोटल आउटकम्स कितने थे? 6। तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज 3/6। ये थी सिंपल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने बताया कि लिखते हैं पी ए फिर वर्टिकल बार और बी। मैं कहता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ टू, मतलब ऑफ रोलिंग अ डाइस गेटिंग नंबर टू एंड गिवन दैट नंबर इज इवन। मतलब कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ टू गिवन दैट इट इज इवन, का ये मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टू, कंडीशन क्या है कि इवन नंबर में से ऑफ गेटिंग टू जो है कंडीशन। अब मैंने कंडीशन लगा दी है कि जो नंबर टू है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कंडीशन क्या है कि इवन नंबर में से। तो अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इवन नंबर 3 होते हैं, 2 4 6, और 2 आने की प्रोबेबिलिटी, कंडीशन क्या है कि नंबर जो है इवन में से हो, तो वो 1/3 है। ठीक है, अब इस 2 के लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि इवन में से मुझे बताना है कि वो 2 नंबर लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उस 2 नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसमें कंडीशन नहीं थी, उसमें यह था कि जो सैंपल स्पेस थी, जो आउटकम्स थे, उसमें से वो नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब मैंने जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर टू। ठीक है, गिवन क्या है, कंडीशन क्या गिवन है कि इवन जो है नंबर उसमें से। सो जब भी डाइस को रोल करोगे तो क्या होगा? आइदर इट विल गिव 2 4 और 6। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर टू इज 1/3, क्योंकि कंडीशन आगे मैंने लगा दी है। तो ये थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये जो वेन डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, ये इवेंट बी है, ये इवेंट ए है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है कि दोनों का जो कॉमन आ रहा है इन दोनों इवेंट्स में। रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेक्टेंगल उसकी सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सैंपल स्पेस। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है गिवन दैट इवेंट बी हैज अकर्ड, कंडीशन है। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है कि जो इवेंट बी है इट हैज अकर्ड। सो ये जो क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस को रिड्यूस कर देता है टू जस्ट इवेंट बी। अब सैंपल स्पेस जो है
वो रेड्यूस होके ये इवेंट बी पे आ गई है, क्योंकि ये सेकंड जो पोर्शन था ना, ये कंडीशन थी। पहले सैंपल स्पेस ये ओवरऑल थी, अब सैंपल स्पेस को मैंने रिड्यूस कर दिया और ये जो सेट बी है ये सैंपल स्पेस बन गई। इसको मैं कहूँगा रिड्यूस सैंपल। अब मेरी नई सैंपल स्पेस ये है, क्योंकि अब मैंने ए के साथ आगे कंडीशन लगा दी है। जैसे मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2 इज 1/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2, ठीक है, कंडीशन क्या थी, इवन नंबर्स के, गिवन दैट इट इज इवन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 2 गिवन दैट इट इज इवन। अब मैंने इसमें कंडीशन लगा दी, तो वो 1/3 थी। तो अब ये जो वेन डायग्राम है, इसमें जो सैंपल स्पेस थी ओवरऑल वो रेड्यूस होके ये सेट बी पे आ गई। अब ये जो सेट बी है ये है रेड्यूस सैंपल स्पेस। ठीक है, अब हमारा जो यूनिवर्सल सेट था या जो हमारी यूनिवर्स थी वो रेड्यूस होके इस सेट बी पे आ गई। ठीक है, अब जो है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए हैज आल्सो अकर्ड। ठीक है, वो ये जो है ग्रीन शेड, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट हैज आल्सो अकर्ड। इससे रिलेटेड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फिर डाइस को रोल किया, मेरी सैंपल स्पेस क्या होगी, 1 से लेके 6 तक नंबर होंगे। अब वही रोलिंग प्रॉब्लम पे मैं वापस आता हूँ कि एक फिर डाई को रोल करता हूँ। अब मेरे पास दो इवेंट्स गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इवेंट ए है 1 2 3 4 5, इवेंट बी है 3 4 5 6। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, और इसकी कंडीशन क्या थी, ये इवेंट बी कंडीशन। ठीक है, अब उसने बताया कि पूछ रहा है कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अब मैथमेटिकल रिलेशन क्या था पी ऑफ इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, अब इवेंट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4 5, और इवेंट बी में एलिमेंट्स है 3 4 5 6। अब ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन जो है वो क्या नाम है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब ए इंटरसेक्शन बी जो है उसमें देखो इन दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए में 3 4 और 5 है, बी में भी 3 4 5 है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए और बी सेट में कॉमन है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी ए इंटरसेक्शन बी की, 3/6। ठीक है, 3/6 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस मेरे पास 6। ठीक है, कि एक डाइस को जब मैं रोल करता हूँ मेरे पास या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ए इंटरसेक्शन बी, इनका इंटरसेक्शन क्या है 3 4 5, यानी ए इंटरसेक्शन बी है 3 4 5। तो 3 4 5 यानी थ्री, तीन एलिमेंट्स आ गए ना, तीन नंबर आ गए, 3 4 5, और टोटल सैंपल स्पेस थी 1 2 3 4 5 6। तो 3/6 प्रोबेबिलिटी होगी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी मैंने निकालनी है सेट बी की, सॉरी इवेंट बी की। अब इवेंट बी में कितने टोटल जो है नंबर हैं 4, और सैंपल स्पेस जो थी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे 6, यानी ये 4 आउटकम्स है इसमें इवेंट बी में, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज 4/6। सो 3/6 डिवाइड बाय 4/6, तो आंसर आ गया 3/4। ठीक है, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी किसके इक्वल आ गई, 3/4। ठीक है, उसने पूछा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी फाइंड करो, तो मैंने बताया था वेन डायग्राम के थ्रू के जो हमारी यूनिवर्स होती है वो रेड्यूस होके जो स्लैश की राइट साइड पे चीज लिखी होती है वो रेड्यूस सैंपल स्पेस बन जाती है। ठीक है, तो मेरी ये जो चीज है ये रेड्यूस सैंपल स्पेस बनती है, बी बी जो है मेरी रेड्यूस्ड सैंपल स्पेस। मैथमेटिकली इसको इस तरह कर सकते हो, लेकिन अगर आप मैथमेटिकली इसको नहीं करना चाहते तो इसका जो दूसरा तरीका है कि सिंपल, उसमें ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो मेरी रेड्यूस सैंपल स्पेस ये होगी 4, और इन दोनों में आपस में जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो 3, तो 3/4 डायरेक्ट इसको मैं लिख सकता हूँ।
कि the probability of event A given that event B has occurred is 3 out of 4। यही मतलब है ना कि जो probability of event A है और गिवन क्या है कि इवेंट बी हैज अकर्ड, वो क्या है 3 आउट ऑफ 4, क्योंकि रेड्यूस सैंपल स्पेस मेरी 4 थी और इन दोनों में कॉमन जो थे वो 3 एलिमेंट्स थे, तो सिंपल 3 वैल्यू करते हैं। तो मैथमेटिकल रिलेशन के थ्रू करना है, तो ये जो मैंने अभी तरीका बताया। तो ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, 3 डिवाइडेड बाई 6 कैसे आए। याद करो वो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल था, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ यू, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया 3 4 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3। एन ऑफ यू क्या था, यूनिवर्स के नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी जो सैंपल स्पेस है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट, वो टोटल कितने 6, 3 और पी ऑफ बी किसके इक्वल होगा, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, इन इवेंट बी, मतलब यहाँ पे है तो ये बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और यू यानी ये आपकी सैंपल स्पेस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है 6। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाई 6। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन यूज करना है और सिंपल जो है प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाए। तो ये था जी आज का लेक्चर, इसमें कोई भी क्वेरी है यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप पर्सनली, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जो है ना लेक्चर 3 ख़त्म कर देंगे, जो लेक्चर इसका प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 3 है, और फिर साथ ही जो है ना हम एक क्विज भी कंडक्ट करेंगे, क्विज नंबर 3। तो इसको लेक्चर की जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो सुन के कोई भी क्वेश्चन है वो नोट कर लो, या तो हम एक ऑनलाइन सेशन रख देंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर कर उसमें पूछ सकते हो, या फिर पर्सनली व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करके जो है वो इंडिविजुअली पूछ सकते हो जो भी मसला है जहाँ पे।